हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड केमिस्ट्री के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है द्रव्य अर्थात मैटर। बच्चों, आप लोगों ने देखा कि प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम लोगों ने द्रव्य अर्थात मैटर के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। वहाँ पर मैंने आपको द्रव्य की अवस्था और उनकी अवस्था परिवर्तन तक डिस्कस करके दिखाया था। वीडियो आप लोगों ने देखा, आपको अच्छा भी लगा, क्योंकि आपका कमेंट देख करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में कल जितना हमने डिस्कस किया था उसी के आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कल मैंने जहां तक डिस्कस किया था उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है द्रव्यों का अणुगत सिद्धांत, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। द्रव्यों का अणुगत सिद्धांत, बच्चों इसको बोलते हैं इंग्लिश में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, द्रव्यों का अणुगति सिद्धांत। देखो बच्चों, क्या है द्रव्यों का अणुगत सिद्धांत, ये पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट देखो, द्रव्यों का अणुगत सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। जो अविभाज्य होते हैं उन छोटे छोटे कणों को अणु कहा जाता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा बताया गया बच्चों कि जो अणु होते हैं वो जो एक ही तरह के द्रव्य के होते हैं उनका गुण समान होता है, वो एक समान होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होगा, जिसको अणु अर्थात मॉलिक्यूल बोला जाता है। और ये एक ही पदार्थ के, एक ही द्रव्य के जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ऐसा बताया गया। अगला बताया गया बच्चों कि जो द्रव्य है जिन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना हुआ है, उन छोटे छोटे अणुओं के बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स काम करता है। अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स काम करता है, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतः आणविक आकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा सकता है कि द्रव्य के अणुओं के बीच में कार्य करने वाले बल को कहते हैं, तो आप बताओगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक आकर्षण बल या अंतः आणविक आकर्षण बल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और बच्चों, अगला ये है कि जो जैसे मान लीजिए कोई द्रव्य है, इसके जो अणु हैं उनका कहने का मतलब यह है कि ये जो अणु हैं ये हमेशा जिग जैग मोशन में ऐसे हमेशा गति करते रहते हैं, वो रुके नहीं रहते हैं। और इनकी इस गति को बच्चों ब्राउनी गति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्राउनी गति से। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि जो द्रव्य है अर्थात जो मैटर है वो जिन अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है उनकी गति को कौन सी गति कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे बच्चों? ब्राउनी गति कहा जाता है। ठीक है, एक बात और है, इसके पहले बताना था हमको उसको, लेकिन कोई बात नहीं है बच्चों। इनके जो अणु हैं इनके बीच में स्पेस पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? स्पेस पाया जाएगा, जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या अंतरा आणविक आकाश के नाम से जानते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या अंतः आणविक अवकाश या आकाश के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अगली प्रॉपर्टी इसमें बताई जाती है बच्चों कि जब हम किसी द्रव्य को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो उसके जो अणु जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का मतलब है बच्चों गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा जो होती है बच्चों वो बढ़ जाती है। उसी के बढ़ने के कारण ही, देखो ध्यान से, हमने पहले एक बार रिवाइज करो तो मैं आपको कुछ और बताता हूँ। मैंने आपको बताया बच्चों कि जो द्रव्य है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। एक ही द्रव्य के अणु समान होते हैं, उनके अणुओं के बीच में हमेशा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता रहता है। अगला हमने आपको बताया, इसको समझ लीजिए पहले। अगला मैंने आपको बताया कि जो द्रव्य के अणु होते हैं उनके बीच में खाली स्थान पाया जाता है, जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। अगला मैंने बताया कि इसके जो अणु होते हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं, जिस गति को हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये बताया बच्चों कि जब आप किसी भी द्रव्य को क्या करेंगे? हीट देंगे, ऊर्जा देंगे, एनर्जी देंगे, तो वो क्या करता है बच्चों? उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल कमजोर पड़ता है, और वो कण दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने के कारण ही उसमें अवस्था परिवर्तन होता रहता है। जैसे बच्चों ठोस के जो अणु हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं,
जब उसको हम लोग हीट देंगे अर्थात एनर्जी देंगे तो उनके बीच में लगने वाला अंतरआण्विक आकर्षण बल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर पड़ेगा, जिसके कारण क्योंकि एनर्जी दे रहे हैं तो उसका मोशन बढ़ेगा, उसका जो अणु है वो मोशन करेंगे तो उसके अणु क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो सॉलिड कहाँ बदल जाता है, लिक्विड में। ऐसे ही जब गैस को देंगे तो उसके जो अणु होंगे, जो मॉलिक्यूल होंगे और दूर दूर भागेंगे तो कहाँ बदल जाएगा बच्चों, गैस बदल जाता है। तो इसके बेसिस पे छोटे छोटे क्वेश्चन ब्राउनी गति से रिलेटेड, ठीक है, अंतराणुविक आकर्षण बल के रिलेटेड ना, या आपसे पूछ सकता है कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके जो अणु होते हैं उसमें क्या परिवर्तन हो जाता है, तो आप बताएंगे उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, मतलब उनका मोशन तेज हो जाता है, वो तेजी से मूव करने लगते हैं। जब कोई बस तेजी से मूव करती है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में मतलब ऐसे छोटे छोटे बन सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ध्यान समझना, द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, देखो बच्चों क्लासिफाई किस तरीके से किया गया है मैटर को आप समझ लीजिए। जो द्रव्य है बच्चों ना, इसको सबसे पहले 2 प्रकार से क्लासिफाई किया, ध्यान समझते चलिएगा आप लोग। सबसे पहला यहाँ पर जो किया गया बच्चों उसको हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों प्योर सब्सटेंस। क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस के नाम से जानेंगे। और दूसरा भाग जो था बच्चों उसको बोला गया अशुद्ध पदार्थ। कौन सा पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, जिसको हम बोलेंगे कौन सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि द्रव्य के वर्गीकरण को 2 भागों में, माने द्रव्य का जो वर्गीकरण किया गया उसमें द्रव्य को अर्थात मैटर को 2 भागों में बांटा गया, एक को शुद्ध पदार्थ, एक को अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, कहा जाता है बच्चों शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके जो अणु होते हैं वो एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, मतलब उनकी विशेषताएं एक जैसी होंगी तो उनको हम बोलते हैं कौन सा पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। और ऐसे पदार्थ जिनमें कई प्रकार के अणु, कई प्रकार के मॉलिक्यूल मिले हुए होंगे उनको अशुद्ध पदार्थ कहा। जैसे दूध से पूछा जाए, आपको दूध से पूछा जाए, आपसे कहा जाए भैया दूध जो है वो शुद्ध पदार्थ है कि अशुद्ध पदार्थ है, तो आप क्या बताओगे, अशुद्ध, क्योंकि शुद्ध पदार्थ वो है जो केवल एक ही तरह के एलिमेंट से, एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखो जो शुद्ध पदार्थ है बच्चों, आगे चल के इसको फिर से 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक को तत्व कहते हैं, तत्व को इंग्लिश में बच्चों आप लोग एलिमेंट बोला करते थे, आपको याद होगा। और फिर बच्चों दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। यौगिक को इंग्लिश में बच्चों क्या कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, कंपाउंड कहा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अशुद्ध पदार्थ जो है बच्चों इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। इसमें हमेशा मिश्रण आते हैं बच्चों, एक को बोलते हैं समांगी मिश्रण, ध्यान देना, एक को बोलते हैं समांगी मिश्रण, जिसको बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एक होगा होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है बच्चों विषमांगी मिश्रण। ध्यान देना, क्या होगा, विषमांगी मिश्रण, जिसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बातें समझ में आ रही हैं। तो हमने क्या बताया बच्चों कि जो द्रव्य का वर्गीकरण किया गया है, सबसे पहले द्रव्य को 2 कैटेगरी में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं उनके अणु एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, उनको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जो अशुद्ध पदार्थ हैं वो जो है उसके जो अणु होते हैं जैसे नहीं होते हैं, उसमें हमेशा कौन को लिया जाएगा बच्चों, उसमें हमेशा मिश्रण को लिया जाएगा। देखो आप सोच रहे हो कि सर कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, सब एग्जाम्पल ही मिल रहे हैं बच्चों। तत्व जो है वो शुद्ध पदार्थ हैं, यौगिक जो है वो शुद्ध पदार्थ हैं, लेकिन मिश्रण जो है वो क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। इसके बाद फिर आगे चल करके बच्चों जो तत्व है ना, इसमें आपको पता चलता है कि हम 3 प्रकार के पढ़ते हैं। तत्व कौन कौन होते हैं, धातु होती हैं और क्या होते हैं, अधातु होते हैं और क्या होती हैं बच्चों, उपधातु होती हैं। तत्व 3 प्रकार के हो गए। धातु को बच्चों आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो, मेटल बोलते हो। ठीक है, ये मेटल हो गया, ये क्या हो गया सर, नॉन मेटल हो गया। ठीक है, इसको बच्चों क्या बोलोगे, मेटलॉइड बोला जाता है, मेटलॉइड बोला जाता है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। उसके बाद बच्चों ये जो यौगिक वाली कंडीशन है इसको भी चल करके बांटा गया है, कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन सा होता है, इसमें होता है बच्चों अम्ल,
और क्या होगा, क्षार, और क्या होगा बच्चों, लवण होता है। ठीक है, अब सुनो, अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हो आप लोग, एसिड बोलते हो, एसिड। ये क्या है बच्चों, बेस है, और ये क्या है, साल्ट है। तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन द्रव्य का आपके सामने लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप लोग अपनी नोट्स में नोट करके ध्यान में रख सकते हैं। जैसे आ गया एग्जाम में, निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है, तो अगर वो तत्व है तो क्या है बच्चों, शुद्ध है, यौगिक है तो वो शुद्ध है, लेकिन अगर वो मिश्रण है तो वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। बाकी ये छोटी छोटी डेफिनेशन, तत्व, यौगिक, धातु, उपधातु, धातु, ये सारी बातें आप लोगों को याद होंगी। और अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, वहां से आप इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन आप लोग एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। बाकी आगे चल के अभी हम धातु, धातु, उपधातु, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में आगे चल के चैप्टर में डिस्कस करने ही वाले हैं, इसलिए यहाँ पर और ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बस अपने माइंड में इतना सेट कर लीजिए कि द्रव्य का वर्गीकरण इस तरीके से किया गया है कि द्रव्य को पहले दो कैटेगरी में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। उसके बाद फिर शुद्ध पदार्थ दो कैटेगरी में चले गए, तत्व और यौगिक। तत्व कौन कौन से हैं, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक तीन प्रकार के हो गए, अम्ल, क्षार और लवण। उधर अशुद्ध पदार्थ को दो कैटेगरी में बांटा गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण माने ऐसा मिश्रण जिसमें वो अच्छे से मिल जाते हैं और सामान्यतः उनको, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको नंगी आंखों से देखना पॉसिबल नहीं होता है, उनको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जनरली सॉल्यूशन, विलयन जो होता है वो बच्चों समांगी मिश्रण का एक उदाहरण होता है। जैसे विषमांगी मिश्रण का मतलब, अगर पानी में आप बालू ले जाकर के मिला दीजिए तो समांगी नहीं हो, क्योंकि वो अच्छे से घुलेगा नहीं, उसके छोटे छोटे कण नेक्ड आइज अर्थात नंगी आंखों से भी दिखाई देंगे, इसलिए वो कौन सा मिश्रण हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। तो होल डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा बच्चों है परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन किस तरीके से होता है, जो तत्व होते हैं, जो यौगिक होते हैं या जो पदार्थ होते हैं, उसमें कितने प्रकार का परिवर्तन। जैसे एक तो अभी हम लोगों ने पढ़ा अवस्था परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन बच्चों यहाँ पर दो प्रकार के हम लोग सीखेंगे। एक परिवर्तन को बोला जाता है भौतिक परिवर्तन, ना ध्यान सुनिएगा। एक परिवर्तन जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों भौतिक परिवर्तन, ध्यान समझते चलना। भौतिक परिवर्तन के लिए बोलते हैं हम लोग बच्चों फिजिकल चेंज, क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। ठीक है, और दूसरा परिवर्तन जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों केमिकल चेंज। इसके बेसिस पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखो, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी द्रव्य में, किसी भी पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिससे उस वस्तु की केवल भौतिकता में परिवर्तन होता है, उस पदार्थ की केवल भौतिकता में परिवर्तन होता है, अर्थात केवल उसकी भौतिक अवस्था वगैरह में परिवर्तन होता है, उसका जो केमिकल नेचर है, उसका जो रासायनिक संगठन है वो परिवर्तित नहीं होता है, उस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे बर्फ है, पिघल जाती है, बर्फ है क्या होगी बच्चों, पिघल जाएगी। बर्फ पिघलने से क्या बनेगा, पानी बनेगा। ठीक है, बर्फ के पिघलने से अगर वो पानी बन जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो पानी ही तब भी है, पहले भी था, और बाद में जब उसको ठंडा करेंगे तो वही पानी फिर से बर्फ बन जाएगा। तो इस प्रकार का बच्चों जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर है। और देखो बच्चों, जैसे अगला है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, कहते हैं रासायनिक परिवर्तन माने ऐसा परिवर्तन जिसके पश्चात जो हमें नया तत्व मिल जाता है उससे पुराना तत्व फिर से हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, पुरानी वस्तु फिर से फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसकी परिभाषा है कि रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें हमें एक नया यौगिक या आप कह सकते हैं नया उत्पाद मिलता है जिसकी विशेषता नहीं होती, जिसका रासायनिक गुण अलग होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी भी वस्तु की रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, उसके वस्तु का, अणुओं का जो संगठन होता है वो बदल जाता है। ठीक है, वो नई प्रॉपर्टी का, नई केमिकल प्रॉपर्टी का नया सब्सटेंस जब हमें फाइंड होता है तो उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, दूध फटेगा दही बनेगा, अब दही से फिर से आप दूध नहीं पा सकते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन आप लोग देखेंगे जब रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जो भी रासायनिक समीकरण होते हैं वो सब के सब किसको दिखाते हैं बच्चों, जैसे आप NaCl और H2O का रिएक्शन कराओगे, किसी दो का रिएक्शन कराओगे, जब रिएक्शन होने के बाद नया प्रोडक्ट आपको मिलेगा तो हमेशा कौन सा चेंज रहेगा, केमिकल चेंज रहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में हम जनरली केमिकल चेंज के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा बच्चों फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज में किसी भी सब्सटेंस की केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसका केमिकल कॉम्बिनेशन चेंज नहीं
नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में उसका केमिकल कॉम्बिनेशन चेंज होता है, जिससे नई केमिकल प्रॉपर्टी का हमें नया सब्सटेंस प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज के इस वीडियो के साथ आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर था, वैसे एक चैप्टर और केमिस्ट्री का मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो 2 चैप्टर भी हमारे कवर हो गए। तो आज के इस वीडियो के साथ बच्चों हम लोगों ने अपना यह इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम द्रव्य है उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और इसके कुछ क्वेश्चंस आज हम आपको देंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। उन सारे क्वेश्चन पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझे बताएंगे बच्चों, तो हम उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। हमारे पास जो बुक है इस समय, उस बुक में जो द्रव्य से संबंधित अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, आज उन क्वेश्चन की PDF मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आज मैं लिंक इसका देने वाला हूं। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।